जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में, जहां स्पेस और डिफेंस से रिलेटेड मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की प्रमुख अपडेट्स पर। हमारी पहली अपडेट अस्त्र MK2 को लेकर के आ रही है। दरअसल आपको पहले से ही पता होगा कि भारत इस समय अस्त्र मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट पर काम कर रहा है, जिसे हम भविष्य में अस्त्र MK2 के नाम से जानेंगे। ये भारत की स्वदेश निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल होगी। दरअसल यहाँ पे इसकी रेंज का अनुमान ये लगाया गया है कि 160 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की इसकी रेंज होने वाली है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि बिना अपने एयर स्पेस को पार किए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट दुश्मन के जहाज़ों को मार गिराने में सक्षम होंगे। और अस्त्र MK2 का डेवलपमेंट की रिपोर्ट ऐसे समय में निकल के आई है जब भारत ऑलरेडी अपने 110 किलोमीटर रेंज वाले वर्जन को, जो कि अस्त्र MK1 का है, उसे इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और इंडियन नेवी के MiG-29K में इंटीग्रेट कर रहा है। और इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI में ऑलरेडी इन मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा चुका है। और ऐसा माना जाता है कि बहुत जल्द जो बड़ी मात्रा में अस्त्र मिसाइलें हैं वो भारतीय वायुसेना की फ्लीट में हमें देखने को मिलेंगी। दरअसल एक बार जहां इनका इंटीग्रेशन प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो अस्त्र मिसाइल भारत की एक स्टैंडर्ड लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल बन जाएगी और इन्हें राफेल और मिराज छोड़ करके सभी जहाज़ों में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। दरअसल इसी साल डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि 248 ऐसी मिसाइल्स की खरीद होगी, जिनमें से 48 मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए होंगी और जो बाकी की मिसाइल होंगी वो वायुसेना के पास जाएंगी। और इस समय केंद्र सरकार अस्त्र मिसाइल के एक्सपोर्ट वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, ताकि जो मित्र देश हैं भारत के, उनको भी ये मिसाइल बेची जा सकें। वहीं अगर अस्त्र MK2 की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि मई 2022 तक इसका जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो अस्त्र मिसाइल यूज़ की जाती है उसकी रेंज है 110 किलोमीटर, यानी अस्त्र MK1 की जो रेंज है वो 110 किलोमीटर है और ये मार्क 4.5 की रफ्तार से जा कर के दुश्मन के विमान को हिट कर सकती है। और इसे एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये भारत की जो एयर टू एयर कॉम्बैट में सुपीरियॉरिटी है वो वापस भारत को दे सकती है। क्योंकि आपको पता होगा ऐसे मिसाइल्स की ज़रूरत हमें तब महसूस हुई थी जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान के फाइटर जेट के साथ भारत की डॉग फाइट हुई थी, जहां हमने पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया था। वहीं इस समय भारत दूसरी स्टैंडर्ड एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो उसमें यूरोपियन यूनियन की या MBDA की मिटियोर मिसाइल यूज़ करता है, जो कि राफेल के साथ भारत को मिली हैं। लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें तो अस्त्र की तुलना में जो मिटियोर की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। एक मिटियोर मिसाइल की कॉस्ट तकरीबन 25 करोड़ रुपए पड़ती है, वहीं 7 से 8 करोड़ रुपए में हमें एक अस्त्र मिसाइल मिल जाती है। वहीं जो सेकंड वर्जन होगा अस्त्र का, उसमें अभी तक जो रिपोर्ट निकल के आई है वो ये है कि इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसकी रेंज को 160 किलोमीटर तक बढ़ाएगा। वहीं ऐसा ये भी माना जाता है कि इस समय भारत रशियन रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स को रिप्लेस करने के लिए इंडिजिनस सीकर्स डेवलप कर रहा है। और एक रिपोर्ट पे यहाँ तक कहा गया कि इन सीकर्स के साथ जो मिसाइल का ट्रायल है उसके तकरीबन 3 जो एयर लॉन्च ट्रायल्स हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। खास बात यह है कि इन सीकर्स को 2021 तक पूरी तरीके से हरी झंडी मिल जाएगी और फिर भारत अपने अस्त्र मिसाइल चाहे MK1 हो या MK2 हो, उनमें इंडिजिनस सीकर का इस्तेमाल करेगा। इस समय अगर हम अस्त्र मिसाइल की बात करें तो सीकर्स को और इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट को छोड़ करके जितने भी सभी सब सिस्टम्स हैं वो इंडिजिनस डेवलप हैं। तो कहने का मतलब ये है कि निकट भविष्य में हमें जो ये आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम है उसके तहत कुछ बड़े परिवर्तन भारतीय सेना में देखने को मिलने वाले हैं। अगली अपडेट की बात करें तो वो पाकिस्तान और चीन के बीच चल रहे युद्धाभ्यास को लेकर के आ रही है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाओं ने 9 दिसंबर को अपना 9वां संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया। शाहीन 9 नामक यह अभ्यास पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे नए एयरबेस सिंध के भुलारी में हो रहा है, जिसे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की कड़ी में इस दशक का सबसे जटिल युद्धाभ्यास माना जा रहा है। ये एक एक्सरसाइज ऐसे वक्त पर हो रही है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध चल रहा है, इसलिए भारतीय वायुसेना इस पर पैनी निगाह बनाए हुए है। इस अभ्यास में पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 मिराज 3 विमान शामिल हैं, जबकि चीन के J-10 और J-11 जैसे भारी विमान हिस्सा ले रहे हैं।
इस अभ्यास में जो विमान शामिल नहीं है वो पाकिस्तान के हर सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला पाकिस्तानी एयरफोर्स का F-16 फाइटर जेट है। यह आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि 2017 में शुरू हुआ बुलारी एयरबेस पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट का तीसरा बेस माना जाता है। अमेरिका निर्मित सिंगल इंजन वाले इस एयरक्राफ्ट पर चीनी पायलट अपना हाथ आजमाना चाहते हैं क्योंकि ये फाइटर जेट दक्षिण कोरिया और ताइवान की फ़ौजों के पास भी है। ऐसा माना जाता है कि जो चीन की एयरफोर्स है उनका J-10 और जो वहाँ पे दूसरा एयरक्राफ्ट है वो F-16 की नकल है। दरअसल यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलरली बात करें J-10 की तो वो हूबहू F-16 जैसा दिखता है और इसको F-16 की नकल ही माना जाता है। पाकिस्तान के लिए F-16 को इन सैन्य अभ्यासों में लाना उस समझौते का उल्लंघन होगा जो उसने एयरक्राफ्ट खरीदते वक्त अमेरिका के साथ किया था। समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का मतलब ये होगा कि अमेरिका F-16 प्रोग्राम का तकनीकी सपोर्ट पाकिस्तान को रद्द कर देगा। ये करार 2001 में 9/11 आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री के दौरान किया था। तब पाकिस्तान पर परमाणु हथियार कार्यक्रमों के कारण अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन 2001 में अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों की बिक्री इस शर्त पर दोबारा शुरू की कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अमेरिका का साथ देगा। तब $10 अरब के सैन्य उपकरण पाकिस्तान को अमेरिका ने बेचे थे, जिनमें 36 F-16 युद्धक विमान शामिल थे और उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 32 F-16 विमानों को अपग्रेड करने की बात कही थी जो उसने 1980 के दशक के शुरुआत में खरीदे थे। ये रक्षा करार निगरानी की इस शर्त के साथ हुआ था कि इनका उपयोग कैसा होगा और इन तक किसकी पहुंच होगी। इस करार की निगरानी अमेरिकी सेना और पाकिस्तान एयर बेस पे मौजूद प्रतिनिधि करते हैं। पिछले साल अमेरिकी विदेश विभाग ने $12.5 करोड़ के पाकिस्तान के F-16 सपोर्ट प्रोग्राम को अलाउ करते समय एक खास शर्त रखी थी कि एक विशेष प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान में जाएगा और F-16 पे नज़र रखेगा। दरअसल आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से जब पाकिस्तान का F-16 गायब हुआ था तो इसको लेकर के अमेरिका काफ़ी चिंतित था और उसके बाद अमेरिका F-16 की हर मूवमेंट पे नज़र बनाए रखने के लिए अपना एक विशेष प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान में भेजे हुए है और यही कारण है कि पाकिस्तान इस युद्धाभ्यास में अपने F-16 फाइटर जेट्स को यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो इनका भी यही हश्र होगा जो इस समय तुर्की का हुआ है। दरअसल तुर्की को अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम से सिर्फ इसीलिए बाहर किया था कि तुर्की अमेरिका के अगेंस्ट जाकर के रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने वाला था और बाद में उसने ले भी लिया। और अगली रिपोर्ट हमारी इसी पर आधारित है कि कैसे अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है। अगले अपडेट की बात करें तो वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के आ रही है। दरअसल यहाँ पे आपको पता होगा कि तुर्की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को यूज़ करता है और इसी को लेकर के अमेरिका ने गंभीर प्रतिबंध तुर्की पर लगा दिए हैं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट को डिटेल में। रूस की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को खरीद कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गर्मा गई है। दरअसल यहाँ पर S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने को लेकर खफा अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत समेत उन देशों को आगाह किया है जो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के इच्छुक हैं। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए तुर्की के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर सोमवार को प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करके ये जानकारी साझा की। दरअसल मंत्रालय का ये कहना है कि मुस्तफ़ा डेनिस, सिरहाट गेनकोल्गू और फारूक यजीद रक्षा उद्योग के अध्यक्ष पद से संबंधित हैं और इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आखिरकार यहाँ पर रशिया का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर के ये प्रतिबंध माने जा रहे हैं जो तुर्की पर लगाए गए हैं। अब भारत को भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है और इसी को लेकर के ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत पे भी शायद यहाँ पर प्रतिबंध लग सकता है। दरअसल आपको यहाँ बता दें कि पूरी दुनिया में इस मिसाइल सिस्टम की इच्छा रखने वालों में भारत भी शामिल है। भारत के साथ रूस की डील तय हो चुकी है और अब आपूर्ति होना बाकी है। हालांकि चीन ने इसमें एक रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन रूस ने उसकी मांग को ठुकरा कर साफ कर दिया कि वो तय समय के अंदर इस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति भारत को कर देगा। इस मिसाइल को रूस की सेना में 2007 में शामिल किया गया था। रूस से सबसे पहले तुर्की को इसकी आपूर्ति की गई थी। रूस ने इसे सीरिया में भी तैनात किया हुआ है।
अब आइए जान लेते हैं S-400 की ऐसी क्या खूबी है जिससे अमेरिका चिढ़ा हुआ है। पहली बात अगर हम कर लें तो इसका पूरा नाम S-400 ट्रम्प है, जिसे नाटो देशों में SA-21 ग्रोवर के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। रूस द्वारा विकसित ये मिसाइल सिस्टम ज़मीन से हवा में मार करने में सक्षम है और S-400 दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में भी सक्षम है। दूसरा, इसके सेना में शामिल होने के बाद किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा अधिक और हमले का खतरा कम हो जाता है। ये सिस्टम किसी भी संभावित हवाई हमले का पता लगाने में और उसे हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। ये मिसाइल दूसरे स्टेल्थ फाइटर, क्रूज मिसाइल, यहाँ तक कि परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर देता है और यहाँ पर इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती भी होता है। S-400 मिसाइल सिस्टम अत्याधुनिक रेडारों से लैस है। इसमें लगा हुआ अत्याधुनिक रेडार 600 किलोमीटर की दूरी से ही लक्ष्य को देख सकता है और 400 किलोमीटर तक ये इसे इंगेज भी कर सकता है। यही नहीं, इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जहां पर हमने आपको सब कुछ समझाया है डिटेल में। फिलहाल यहाँ पर अभी अमेरिका ने खुल करके तो नहीं कहा भारत पे प्रतिबंध लगेगा या नहीं, लेकिन जैसे हालात चल रहे हैं ये आश्चर्य भी नहीं होगा कि अमेरिका की तिरछी नज़र अगर भारत पे पड़ती है। लेकिन अमेरिका ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर अमेरिका भारत के साथ ऐसा करता है तो उसे व्यापक पैमाने पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए डिफेंस एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि तुर्की और भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और अमेरिका जो तुर्की के साथ कर रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो भारत के साथ ही हो। लेकिन क्या होगा वो आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा।